हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोगों को पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये आप लोग ऊपर जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको लग रहा है ये थ्योरी समझाएंगे। देखिए, मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही मतलब दोनों कंबाइंड लेकर आता हूँ, ऑब्जेक्टिव प्लस थ्योरी। हर वीडियो में पिछले में मैंने पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, उसके बाद थ्योरी का जो हाईलाइटेड पार्ट है वो समझा है। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैंने ये चेंज किया है आपके फ़ायदे के लिए। देखिए, जैसा कि आपने कमेंट भी कई लोग करते हैं कि सर थ्योरी भी समझाइए, तो यहाँ पर थ्योरी पहले समझ लीजिए, फिर उसके बेस पर मैंने कैसे क्वेश्चन बनाए हैं तो आप भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को पुट आउट किया जा सकता है। मतलब थ्योरी से कैसे क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव माइंड में क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए। नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल पर इसका जो पीडीएफ अगर चाहते हैं ना, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी फ्री में। कोई पेड कोर्स यहाँ पर नहीं चलता है, ठीक है। और चलिए देखते हैं फिर यहाँ पर अपना क्वेश्चन। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है कट गया है पीडीएफ में ऊपर। तो देखिए टॉपिक, जैसा कि आपने कहा तो टॉपिक जरूर बता दीजिए कीजिए। तो यहाँ पर देखिए यूनिट फर्स्ट ही है अभी। तो यहाँ पर देखिए पाठ्यक्रम की भूमिका किस में, और ऊपर क्या लिखा था इंग्लिश से पकड़ लेते हैं। रोल ऑफ करिकुलम इन इफेक्टिव टीचिंग, मतलब प्रभावशाली शिक्षण में जो है किसकी भूमिका, पाठ्यक्रम की भूमिका, ठीक है। प्रभावशाली शिक्षण अगर आपका करना है तो उसमें पाठ्यक्रम की भूमिका क्या होती है। जैसा कि आपने देखा होगा, कोई भी बुक बच्चों की उठाते हैं, शुरुआत में पाठ्यक्रम लिखा होता है ना। तो अगर प्रभावशाली बनाना है अपने शिक्षण को या अपने मतलब जो पाठ्यक्रम होता है उसको, ठीक है, तो आप इफेक्टिव टीचिंग करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। प्रभावशाली शिक्षण कर रहे हैं तो उसमें पाठ्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ। प्रभावशाली शिक्षण का अर्थ और उसकी संरचना का वर्णन करना है। तो यहाँ पर हाईलाइटेड पार्ट को हम केवल पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, जो वर्ड यहाँ पर समझाने वाला होगा। प्रभावशाली शिक्षण वह है जिससे क्या होता है, अधिकांश शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्देश्य जो है, शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, है ना, शिक्षण के सारे उद्देश्यों को, अधिकांश उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो है क्या, जो अर्थात अधिक से अधिक अधिगम हो सके। तो प्रभावशाली शिक्षण वह होता है जिसमें अधिकांश शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके, अर्थात अधिक से अधिक अधिगम किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर प्रभावशाली शिक्षण की संरचना, शिक्षक और छात्र में पाठ्य वस्तु के माध्यम से अंतःक्रिया होती है, ठीक है। अब भाई क्लास में अगर बालक और शिक्षक होगा, ठीक है, देखिए इसमें आप एक शिक्षक की जो डिग्री है वो लेने जा रहे हैं, वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो हर क्वेश्चन को एक शिक्षक के रूप में देखिए कि आप एक शिक्षक हैं। तो कुछ जो चार ऑप्शन है ना, उसमें एक दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही पकड़ लेंगे कि ये गलत हैं, बच्चे दो ऑप्शन, तो उसमें आप कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाएगी कौन सा। और तुक्का भी लग जाता है, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तब भी सही होने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। तो शिक्षण की संरचना, शिक्षक और छात्र में पाठ्य वस्तु के माध्यम से अंतःक्रिया होती है। और शिक्षण को त्रिपक्षी, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शिक्षण कैसी जो है प्रक्रिया है, त्रिपक्षी प्रक्रिया है। इसके बारे में मैंने क्वेश्चन भी बनाया है। तो देखिए क्वेश्चन अगर हम एक एक पॉइंट से यहाँ पर बनाने लगेंगे ना, तो फिलहाल एक पेज से ना कम से कम 10-15 क्वेश्चन तो निकल ही आएंगे। लेकिन उससे क्या मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा के, मेरा मतलब है ऑब्जेक्टिव भी करिए और डिस्क्रिप्टिव भी पढ़िए, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जैसा कि कई लोग पसंद भी कर रहे हैं ऐसा। लेकिन प्रभावशाली शिक्षण वह होता है जिसमें छात्रों के सभी पक्षों का समुचित विकास हो, चाहे वो ज्ञानात्मक हो, ज्ञान के रूप में हो, चाहे वो क्रियात्मक हो, क्रिया के रूप में हो, है ना, या फिर भावनात्मक। तो इस दृष्टि से शिक्षण त्रिपक्षी प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। अर्थात इसकी संरचना के तीन मुख्य पक्ष हैं। तो इसके देखिए संरचना के पक्ष, शिक्षण में संकेत एवं चिन्ह की क्या उपयोगिता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी एजुकेशन में जब आप देखते होंगे बच्चे को, तो आप यहाँ पर अगर बोर हो रहे हैं तो थोड़ा सा एक बात गौर करिए, एक शिक्षक की दृष्टिकोण से आपको पढ़ना है, हर चीज़ को तैयार करना है, ठीक है। क्योंकि आप एक शिक्षक की डिग्री कंप्लीट करने जा रहे हैं, ये एक ट्रेनिंग है, और उस ट्रेनिंग में आप शिक्षक के रूप में पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो संकेत में, शिक्षण में संकेत एवं चिन्ह, देखा होगा आपने, जब बालक को जब प्राइमरी एजुकेशन में एंट्री करता है तो सबसे पहले उसे क्या दिखाया जाता है भाई, एप्पल दिखाया जाता है ना। अच्छा बनाओ तो कमेंट बॉक्स में अच्छा सा लिख दीजिएगा फिलहाल, ठीक है।
तो क्या बना होता है, एप्पल बना होता है। ठीक है, तो एप्पल जो होता है उसे क्यों दिखाया जाता है, उसे संकेत और चिन्ह के रूप में, क्योंकि संकेत और चिन्ह से बच्चे का अधिगम बहुत ही तेजी से होता है। ठीक है, तो शिक्षण में इसकी बहुत ही ज़्यादा उपयोगिता होती है, इसकी संरचना का ये मुख्य पक्ष है। ठीक है, फिर है शिक्षण की भाषा विज्ञान प्रक्रिया। शिक्षण की भाषा और उसकी विज्ञान प्रक्रिया। भाई एक तो संकेत जरूरी होना, भाई बिना संकेत के अधिगम प्रभावी नहीं होगा, प्रभावशाली नहीं होगा। यहाँ पर शिक्षण की भाषा भी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। जब एक शिक्षक बालक को पढ़ाता है तो बिना भाषा के तो पढ़ा नहीं पाएगा ना, तो ये चीज़ यहाँ पर है। अब देखिए शिक्षण का तर्क, शिक्षण का तर्क कैसा तर्क होना चाहिए, शिक्षण तार्किक होना चाहिए आपका। किसी भी क्या कह रहा है, किसी को भी कोई बात तभी स्वीकार्य होती है जब वह तर्क संगत हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने एक वर्ड लिखा था, इसलिए जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो बनाया था स्कीम के ऊपर, जब आपकी डेट शीट निकली थी, हमने बताया भी था कि उसमें कहीं ये नहीं लिखा था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, जबकि उसमें ये भी लिखा था कि 2 घंटे का टाइम। तो मेरा तर्क ये था कि उसमें जो है अभी क्लियर नहीं था कि ऑब्जेक्टिव हो या डिस्क्रिप्टिव, लेकिन देखिए बाद में संशोधन जब किया गया, हालांकि वो ऑब्जेक्टिव होना था लेकिन एक तर्क तो बन सकता था ना उसका। ऑब्जेक्टिव जब किया गया पूरी तरीके से तो उसमें क्या हुआ, तो देखिए वही टाइमिंग क्या कर दी गई, 1 घंटे 30 मिनट कर दी गई, और तभी बाद में उसमें क्वेश्चन की संख्या भी बताई गई कि 100 में से 75 करने हैं। तो ये एक मैंने एग्जाम्पल दिया। ठीक है, तो जो एग्जाम्पल दिया कि शिक्षण का एक तर्क होना चाहिए। आप बच्चे को जब शिक्षण दे रहे हो तो हर चीज़ को तार्किक रूप में प्रस्तुत करें तो बच्चे की समझ विकसित होगी। तो प्रभावशाली शिक्षण हेतु शिक्षक को देखिए निदानात्मक, उपचारात्मक एवं मूल्यांकन तीनों स्तरों पर तर्कपूर्ण ढंग से निर्णय लेना चाहिए। अब यहाँ ये वर्ड आ रहे हैं, इनसे बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, निदानात्मक, उपचारात्मक और मूल्यांकन। देखिए क्या निदान क्या होता है, आपने सुना होगा इस समस्या का निदान करना है। तो कहीं ना कहीं निदान अगर शैक्षिक दृष्टिकोण से देखें, जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर होता है, आप जानते भी होंगे डॉक्टर होता है, जब उसके पास मरीज जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, उस बीमारी को पकड़ता है कि कौन सी बीमारी है, उसकी चेकअप करवाता है ना, तो वो एक निदानात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, अब जब दवा देता है तो वो हो जाती है उपचारात्मक प्रक्रिया। ठीक है, तो अगर वैसे ही जब आप एक कक्षा में शिक्षक के रूप में हैं और एक बालक आता है, न्यू बालक मतलब कोई नया बच्चा आता है, एडमिशन लेता है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपकी कक्षा में कई बार बच्चे हैं, सबका एक निदानात्मक परीक्षण करेंगे। ठीक है, कि कौन सा बालक कैसा है, कैसे सीखने में उसकी गति है, ये सब चीज़ जब जानने के लिए एक पैटर्न या टेस्ट लेते हैं, मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में लोग टेस्ट लेते हैं ना, वही एक समझ लीजिए मोटे तौर पर कि वो निदानात्मक परीक्षण होता है। मान लीजिए क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि अगर बालक की समस्याएं या उसके अधिगम में होने वाली जो समस्याएं होती हैं, अगर आपको जानना है या फिर व्यक्तिगत विभिन्नता जानना है तो आप क्या करेंगे, निदानात्मक परीक्षण करेंगे या उपचारात्मक शिक्षण करेंगे या फिर मूल्यांकन करेंगे। तो इसमें करेक्ट विकल्प निदानात्मक बनेगा, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, तो निदान क्या होता है समझ में आ गया होगा। निदान पहले किया जाता है, बाद में जब उसकी समस्याओं का पता चल जाए तब उसको उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। ठीक है, और जब उपचारात्मक शिक्षण हो जाता है तो लास्ट में क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, मूल्यांकन। तो प्रभावशाली शिक्षण अगर बनाना है तो शिक्षक को निदानात्मक, उपचारात्मक एवं मूल्यांकन तीनों स्तर जो होते हैं तर्कपूर्ण ढंग से निर्णय इन पर लेना पड़ेगा। जब उपचारात्मक करेंगे तो बाद में जो एग्जामिनेशन होते हैं, है ना, एक मोटा मोटा हिसाब बता रहा हूँ, एग्जामिनेशन होना एक मूल्यांकन ही है। ठीक है, अब मूल्यांकन कई पार्ट का होता है, वो अलग टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। शिक्षण चरों के कार्य की विस्तृत विवेचना कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। शिक्षण चर, 3 चर हैं, क्लियर है, कौन कौन से, शिक्षक, छात्र एवं पाठ्य वस्तु। शिक्षक होता है, छात्र और पाठ्य वस्तु, याद रखना है। शिक्षण के कितने चर, 3 चर। शिक्षण के चरों के कार्यों की समानता चिकित्सक के कार्यों से की जाती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जो मैंने अभी समझा है ना, शिक्षण के चरों के 3 प्रमुख क्रियाएं। देखिए यहाँ पर शिक्षण के चर क्या है, शिक्षक, छात्र, पाठ्य वस्तु, लेकिन शिक्षण के चरों के कार्य
मतलब शिक्षक, छात्र, पाठ्य वस्तु, इन तीनों के कार्य की समानता किससे की गई है? चिकित्सक से, जैसा कि मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था, निदान, उपचार और मूल्यांकन। ठीक है, चूंकि अब देखिए इसमें आगे क्या याद रखना है आपको, शिक्षण क्या है? एक स्वतंत्र चर है, यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा डिलीट कर दें। शिक्षक क्या है? एक स्वतंत्र चर है। छात्र आश्रित होता है तो आश्रित चर कहलाता है। और पाठ्यवस्तु हस्तक्षेप चर है, क्योंकि वो एक दूसरे में अंतःक्रिया का माध्यम होता है। फिर देखिए यहाँ पर निदानात्मक कार्य, अब उसको जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया ना, सेम वही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पर निदानात्मक, देखिए निदानात्मक कार्य के अंतर्गत शिक्षक को क्या कार्य करने चाहिए, इनको एक नज़र से देख लीजिएगा। फिलहाल मोटा मोटा हिसाब से मैंने समझा दिया है। समस्याओं का विश्लेषण करना चाहिए ना, फिर पूर्ण व्यवहार का निर्धारण, व्यक्तिगत विभिन्नता की जानकारी, कार्य का विश्लेषण करना चाहिए, है ना। और इसकी दृष्टि से पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करना, व्यवहार का पता लगाना, ये सब क्या हैं? इसके कार्य हैं। किसके? निदानात्मक कार्य हैं सब। तो बालक के मतलब उसके व्यवहार का कहीं ना कहीं पता लगाना, ये सब चीज़ है। फिर उपचारात्मक कार्य किया जाता है। तो जिस प्रकार एक चिकित्सक रोग कमजोरी का निदान करने के पश्चात उसे दूर करने का उपचार करता है, निदान करने के पश्चात उपचार। तो पहले आप बालक की कमजोरियों का पता लगाएंगे, तब उसको शिक्षण देंगे, जो कि कौन सा रहेगा? उपचारात्मक शिक्षण रहेगा। मूल्यांकन बाद में होता है, जो एग्जामिनेशन के रूप में, या मतलब ये चीज़ समझ रहे होंगे ना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन कार्य हमने समझा दिया है। फिर प्रभावशाली शिक्षण की प्रमुख समस्याओं को स्पष्ट कीजिए। अगर प्रभावशाली शिक्षण में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, तो प्रभावशाली शिक्षण में प्रमुख समस्याएं क्या हैं? बड़ी कक्षाओं की समस्या। भाई देखिए, अगर बड़ी कक्षा है तो आपका शिक्षण उतना प्रभावशाली नहीं रहेगा जितना कि छोटी कक्षाओं पर होता है। मान लीजिए आप शिक्षक हैं, अगर आपकी कक्षा में वहीं 10 या 20 बालक होते हैं और वहीं दूसरी कक्षा में आपके 40 बालक होते हैं, तो आप खुद सोचिए आपका जो शिक्षण है कहाँ प्रभावशाली रहेगा, यहाँ या फिर यहाँ? तो जाहिर सी बात है जहाँ पर कम बालक होंगे। तो ये एक समस्या है। क्वेश्चन क्या बन सकता है? प्रभावशाली शिक्षण की मुख्य समस्या है। 3 समस्याएं नहीं होंगी, एक होगी, या फिर नहीं होने का भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर। तो इसमें देखिए आपको रटने वाली चीज़ें नहीं है, क्योंकि ये रटने से आपको याद नहीं होंगी, भूल जाएंगे आप लोग। ठीक है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बड़ी कक्षा है तो जाहिर सी बात है ना, कि जो है शिक्षण प्रभावशाली नहीं रहेगा। सामूहिक कार्य की समस्या, ठीक है, अगर सामूहिक कार्य करना है तो वो भी एक समस्या होगी। प्रभावशाली मतलब आपका शिक्षण रहेगा लेकिन प्रभावशाली की बात हो रही है, अच्छा शिक्षण की बात हो रही है, अच्छे शिक्षण की। स्वाध्याय और अध्यापक कौशलों के विकास की समस्या, अगर अध्यापक में कौशल नहीं है तो भी ये समस्या होगी। विद्यालय के पुस्तकालय प्रयोग की समस्या, पुस्तकालय का प्रयोग है ना, उस पर समस्या का काम करता है, अगर नहीं हो पाए तो। ठीक, श्रेणी रहित विद्यालय, समूह शिक्षण, तो इनको देख लीजिएगा एक मोटी नज़र से ना। नेक्स्ट है अच्छे शिक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं। अभी आपने समस्याएं पढ़ी, प्रभावशाली शिक्षण कहें या अच्छा शिक्षण कहें, बात एक ही है। तो अच्छे शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं? एक प्रतिभाशाली शिक्षक ही एक अच्छा शिक्षण प्रस्तुत कर सकता है, प्रभावशाली शिक्षक। ठीक है, और प्रभावशाली शिक्षक के 3 गुण इस प्रकार हैं। उसकी योग्यता होनी चाहिए, कुशलता होनी चाहिए, और शिक्षक की उपलब्धियां क्या हैं। ठीक है, तो ये क्या एक शिक्षक के 3 मुख्य गुण हैं। ठीक है, अब अच्छे शिक्षण की विशेषताएं यहाँ पर जल्दी से देख लीजिए। शिक्षण सोद्देश्य होता है। ठीक है, सोद्देश्य होना चाहिए, शिक्षण सुनियोजित होना चाहिए, पूर्व ज्ञान पर आधारित, छात्र प्रोत्साहन देना चाहिए, तभी अच्छा शिक्षण होगा, है ना। अच्छे शिक्षण की विशेषताएं हैं ना, कि आप जब शिक्षण देते हैं, जैसे आपने लेसन प्लान बनाया होगा तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले बालक को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं ना, तो वो चीज़ रोचक और प्रभावोत्पादक होना चाहिए आपका शिक्षण, मार्गदर्शन प्रदान होना चाहिए, वातावरण से अनुकूलन होना चाहिए, मनोशारीरिक योग्यताओं के अनुकूल होना चाहिए, वांछित सूचनाएं मतलब जो एक्सपेक्टेड हों, मतलब जो समाज में मान्यता दें अच्छे व्यवहार को, निदानात्मक उपचारात्मक, अभी मैंने व्याख्या की है। शिक्षक एक मित्र, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है, वो एक
अच्छा शिक्षक होता है, अच्छे शिक्षण की विशेषता है। तो इसमें कहीं भी क्वेश्चन कैसे भी बनाया जा सकता है ना। तो अगर आप एक एक क्वेश्चन बनाने के समझने मतलब कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो जाहिर सी बात है कैसा भी क्वेश्चन घुमाया जाए आप करने में सक्षम रहेंगे। और 100 में से 75 करने हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब 75 में से आपको अगर आपने मतलब 100 में से अगर 50 से 60 क्वेश्चन भी सही कर लिए तो 75 में से 60 आना बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। और इतना जितना अच्छा आप कर पाएँ उसकी बात है आगे ना। तो गृह कार्य से आप क्या समझते हैं? गृह कार्य आपको पता होगा क्यों दिया जाता है। सबसे पहली बात, जो गृह कार्य का प्रयोग अधिगम को प्रभावशाली एवं दृढ़ बनाने अर्थात शिक्षण के उद्देश्य की अधिगम प्राप्त करने के लिए कि अधिकतम प्राप्त करने के लिए किया जाता है ना। फिर है निर्माण के सिद्धांत, ठीक है। तो इसके निर्माण के प्रकार यहाँ पर कुछ कट गया है। तो उपयुक्तता का सिद्धांत मतलब गृह कार्य कैसा होना चाहिए, कैसा किस टाइप का होना चाहिए, उसका निर्माण किस तरीके से किया जाना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी गृह कार्य दिया जा सकता है। शिक्षक अच्छे शिक्षक की विशेषता जो प्रभावशाली शिक्षण होता है, गृह कार्य भी उसमें एक पार्ट होता है। कैसा गृह कार्य आप देंगे वो उपयोग में आए, ऐसा गृह कार्य होना चाहिए। वो अभिरुचि के सिद्धांत के अनुसार हो, अभिरुचि के अनुसार हो, मतलब बालक की उसमें रुचि हो, ऐसा गृह कार्य होना चाहिए। स्पष्ट होना चाहिए गृह कार्य, यथार्थता का सिद्धांत होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए, स्तरीकरण होना चाहिए, मतलब जिस लेवल का बालक है उसके अकॉर्डिंग वर्क देना चाहिए, होमवर्क। उद्देश्य का सिद्धांत मतलब उस होमवर्क का कोई उद्देश्य हो, ठीक है। मितव्ययिता का सिद्धांत, मितव्ययी कौन होता है? जो क्या करे, खर्च करे अधिक या कम, है ना। तो उस चीज़ पर डिपेंड होता है मितव्ययिता का सिद्धांत। नेक्स्ट है गृह कार्यों की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो गृह कार्य की विशेषताएं, आत्मविश्वास, ये उसी से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, उसमें सिद्धांत थे, इसमें आत्मविश्वास विकसित, मतलब इसको एक नज़र से आप पढ़ जाएंगे, ये समझ में आ जाएगा कि गृह कार्य कैसा होना चाहिए। आवश्यकता की पूर्ति के अनुसार, है ना। कठिनाइयों, व्यक्तिगत कठिनाइयों का पता चलता है इससे। अगर आप गृह कार्य देंगे बालक को तो क्या होगा, उससे आपको उसकी कठिनाइयों का पता चलेगा। ये एक उद्देश्य ही तो है। गृह कार्य शिक्षण एवं छात्र में निकट संपर्क स्थापित करने में सहायक होता है। नेक्स्ट टॉपिक है, अभी देखिए एमसीक्यू भी नीचे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अगर हाँ ये पैटर्न अगर आपको सही लगे तो बता दीजिएगा कि पहले एक्सप्लेनेशन सही रहेगा बाद में ऑब्जेक्टिव, या पहले ऑब्जेक्टिव बाद में एक्सप्लेन, है ना। तो वो जरूर हमें बता दीजिएगा ताकि अगला वीडियो हम उसी तरह से प्रोवाइड करें। अध्यापक की पाठ्यक्रम विकास में भूमिका, भाई पाठ्यक्रम विकास में भूमिका अध्यापक से ज़्यादा किसी और की कहाँ हो सकती है। तो पाठ्यक्रम विकास में अध्यापक की भूमिका का वर्णन यहाँ पर पूछा गया है। फिलहाल हमें वर्णन नहीं करना है, मेन पॉइंट समझने हैं, है ना। तो पाठ्यक्रम विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकारक कौन सा हो सकता है? ऑप्शन में विद्यालय दिया जा सकता है, अध्यापक दिया जा सकता है, माता पिता दिए जा सकते हैं, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है अध्यापक। तो शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण, अंतर्वस्तु के चयन एवं संगठन, शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों के चयन, सहायक सामग्री के चयन, मूल्यांकन विधियों के निर्धारण आदि सभी सोपानों में अध्यापक का महत्वपूर्ण स्थान होता है ना। तो यहाँ पर पॉइंट वाइज दिया गया है। तो अध्यापक को वास्तविक कार्यात्मक रूप कक्षा में प्रदान किया जाता है। देखिए इसके पीडीएफ ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वैसे तो कुछ पीडीएफ मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी हैं, इसकी भी मैं दे दूंगा। तो आप ये नहीं कि यही पॉइंट पढ़िए, एक बार एक्सप्लेन भी पढ़ते जाइए, उससे माइंड में क्लियर होता जाएगा। देखिए यहाँ पर एक बुक दी गई है, लीज फेजर एंड जॉनसन ने अपनी पुस्तक द टीचर इन करिकुलम मेकिंग, ये उनकी पुस्तक पूछी जा सकती है। तो जॉन डीवी का प्रयोगात्मक विद्यालय एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, प्रयोगात्मक विद्यालय, ठीक है। तो फिर इस पर मुझे कुछ वैसा इंपॉर्टेंट नहीं लगा। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षकों के गुण क्या होने चाहिए, उनके गुणों का वर्णन करना है। तो आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप में क्या क्या गुण होने चाहिए। वैसे तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन आगे टेट सीटेट देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा। तो आत्म प्रेरणा मतलब शिक्षक आत्म प्रेरित होना चाहिए, साहसिक कार्य करने की भावना उसमें होनी चाहिए, अध्ययन तुलना होनी चाहिए उसमें, और स्वमूल्यांकन करने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो शैक्षिक विषयों के में नवीन प्रवृत्तियों के प्रति मतलब शैक्षिक विषयों में नवीन प्रवृत्तियों के प्रति सजगता होनी चाहिए, कैसी कैसी टेक्निक्स बढ़ रही हैं, है ना। क्षमता होनी चाहिए, धैर्य, सहकर्मियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार,
मतलब उससे गुस्से वाला नहीं होना चाहिए, है ना, एक दूसरे की हेल्प टाइप में ये सब करना चाहिए। आत्मनियंत्रण बहुत ही ज़रूरी है। कौशलित होना चाहिए, उसके अंदर कौशल होने चाहिए, स्किल होनी चाहिए। विषय के अतिरिक्त अन्य विषयों, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कई टाइप के बन सकते हैं ना, तो जैसे पूछा जा सकता है ना कि बाल मनोविज्ञान या विषय शिक्षक अगर कोई है तो उसको अपनी विषय की जानकारी के अलावा किस किस का ज्ञान होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान एवं अधिगम मनोविज्ञान की पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, या मतलब उसमें कोई भी गुण 3 दिए जा सकते हैं, सही होंगे। एक जो है अपोजिट डायरेक्शन में आपको इंडिकेट कर रहा होगा, तो उसे पकड़ना है आपको करेक्ट आंसर के रूप में। तो मानसिक स्वास्थ्य एवं भावात्मक स्थिरता भी होनी चाहिए। पाठ्यक्रम विकास में अध्यापक की भूमिका, तो यहाँ पर थोड़ी सी ये देखिएगा, एम्स दिया है ना, नंबर 1 एम्स क्या है, फिर टीचिंग मेथड उसका होना चाहिए, फिर टेस्ट लेना चाहिए, फिर फीडबैक। यहाँ पर चलिए बढ़ते हैं अपनी पीडीएफ पर जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप की है। यहाँ पर फिलहाल कुछ क्वेश्चन के मैंने ऑप्शन दे दिए हैं और उसका रीज़न भी बताया क्यों ऑप्शन नहीं लिखे हैं हमने, और कुछ के ऑप्शन लिखे हैं तो क्यों लिखे हैं। तो शिक्षण क्या है, कला एवं विज्ञान है। शिक्षण और छात्र में किसके माध्यम से अंतः प्रक्रिया होती है, पाठ्य वस्तु के माध्यम से ना। तो शिक्षण कैसी प्रक्रिया है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन है ना, एक पक्षी, द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय या कोई नहीं। तो शिक्षण कैसी प्रक्रिया है, त्रिपक्षीय प्रक्रिया है यहाँ पर। नेक्स्ट पढ़ेंगे, प्रभावशाली शिक्षण के छात्रों का विकास कैसे होता है। आंशिक पक्षों का नहीं, प्रभावशाली शिक्षण में छात्रों का विकास होता है, आंशिक पक्षों का केवल होता है। देखिए आप प्रभावशाली अगर शिक्षण कर रहे हैं तो छात्रों का विकास कैसा होगा, सभी पक्षों का होगा या आंशिक या किसी भी पक्ष का नहीं होगा या केवल तार्किक विकास होगा। तो यहाँ पर प्रभावशाली शिक्षण वो होता है जो बालक का सर्वांगीण विकास करे। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ेंगे, शिक्षण प्रक्रिया का पक्ष है। शिक्षण प्रक्रिया जो है किसका पक्ष है, संकेत, शिक्षण प्रक्रिया का पक्ष कौन सा है। 3 पक्ष हमने बताए थे, संकेत एवं चिन्ह, भाषा विज्ञान, शिक्षण एवं तर्क। देखिए अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको नहीं समझ आती है तो आप ऑप्शन में से थोड़ा सा माइंड लगाएंगे कि चौथा ऑप्शन ऐसा कौन सा है जो तीनों में से भिन्न है ना। यहाँ फिलहाल उपयुक्त सभी हुआ, लेकिन अगर भाई यहाँ पर क्या है, संकेत चिन्ह के माध्यम से बाल्यावस्था में बच्चे को सिखाया जाता है। फिर भाषा विज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है, बिना भाषा के कुछ सीखी ही नहीं जा सकती ना शिक्षण प्रक्रिया में। और शिक्षण का तार्किक होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। शिक्षण प्रक्रिया में स्वतंत्र चर कौन सा होता है, तो स्वतंत्र चर, आश्रित चर, ये क्वेश्चन बन सकते हैं ना। हस्तक्षेप चर, यहाँ स्वतंत्र चर है शिक्षक और आश्रित चर किसे माना जाता है, छात्र या बालक को माना जाता है, या शिक्षार्थी भी ऑप्शन में लिख के आ सकता है, छात्र या शिक्षार्थी। प्रभावशाली शिक्षण हेतु शिक्षक का सर्वप्रथम कार्य है। अगर आप प्रभावशाली शिक्षण करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम कार्य कौन सा है, निदान करेंगे सबसे पहले कि उपचार कर देंगे या फिर मूल्यांकन कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, निदान करना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मूल्यांकन का कार्य होता है, मूल्यांकन का कार्य उपचारात्मक कार्य की प्रभावशीलता की जांच करना होता है। ठीक है, मूल्यांकन देखिए निदान और उपचार बताया था, लेकिन मूल्यांकन का क्या कार्य है, वो जो आपने उपचारात्मक कार्य किया उसकी प्रभावशीलता की जांच करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो प्रभावशाली शिक्षण की समस्या क्या नहीं है, 3 समस्याएं हैं, एक नहीं है। बड़ी कक्षाएं हैं, ये समस्या होती है प्रभावशाली शिक्षण में, अच्छे शिक्षण में ना। श्रेणी रहित विद्यालय अगर हैं, श्रेणी सहित होता तो करेक्ट हो जाता, अब यहाँ पर श्रेणी रहित है, बिना श्रेणी के विद्यालय अगर हैं, मतलब अगर मिक्स करके उनको श्रेणी में नहीं बांटा गया विद्यालयों को, तो ये भी एक समस्या होती है। समूह शिक्षण, कई अगर एक साथ आपको कई समूह दे दिए जाएं तो क्या आप समूह शिक्षण अच्छे से करवा पाएंगे, नहीं करवा पाएंगे, है ना। और व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान, तो प्रभावशाली शिक्षण की यही समस्या नहीं है, व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान अगर आपको है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। गृह कार्य का प्रयोग किया जाता है,
अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए। ठीक है, तो कोई ऑप्शन भी घुमा के थोड़ा सा दे सकते हैं, लेकिन आपको पकड़ना है और मेहनत तो करनी होगी। यहाँ पर केवल देखिए कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर आप पूरी तरीके से डिपेंड होकर, हाँ पास होना अलग बात है और अच्छा स्कोर करना अलग बात है। तो अच्छे स्कोर के लिए आपको खुद मेहनत करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर टाइम बहुत कम है और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल फ़िलहाल मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। गृह कार्य दिया जाना चाहिए, क्या ध्यान में रखकर जो है गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ऑप्शन में कुछ भी यहाँ पर दिए जा सकते हैं, लेकिन सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट है, देखिए शिक्षण प्रक्रिया में अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट विद्यार्थियों के बारे में है, आप एक शिक्षक के रूप में, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है व्यक्तिगत विभिन्नता। क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर आप गृह कार्य देंगे, चाहे वो गृह कार्य की बात हो, चाहे शिक्षण की बात हो, कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं अपने कक्ष में, तो व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब क्या है? हर व्यक्ति की विभिन्नताएं अलग अलग होती हैं। मतलब कोई व्यक्ति किसी चीज़ में आगे होता है, किसी चीज़ में पीछे, है ना। या कोई व्यक्ति आपने देखा होगा कोई मैथ में अच्छा होता है, कोई हिंदी में अच्छा होता है, कोई बालक मैथ में अच्छा है, बाकी सब्जेक्ट में लो रहता है ना। और कुछ बच्चे क्या होते हैं, पढ़ने में अच्छे होते हैं बस वो, बट वो एक्टिविटीज़ में, दौड़ है, क्रिकेट है, मतलब कोई भी एक्टिविटी है, ग्राउंड या पेंटिंग, इन सब चीज़ों में पीछे रहते हैं। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं और उन्हीं व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर हमें अपना शिक्षण कार्य करना चाहिए। बहुत लाइन इंपॉर्टेंट होती है व्यक्तिगत विभिन्नता की। तो पाठ्यक्रम विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकरण कौन सा होता है? अध्यापक। सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकरण की बात हो रही है ना, तो अध्यापक होगा। फिर है पादपक्रम, यहाँ पर पाठ्यक्रम है, ये थोड़ा सा, पाठ्यक्रम को वास्तविक कार्यात्मक रूप किस जगह प्रदान किया जाता है? देखिए वर्ड पर गौर, शब्दों पर गौर करिए। वास्तविक कार्यात्मक रूप, कार्यात्मक रूप कहाँ पर होगा? कक्षा में होगा। एक शिक्षक को अपने विषय के अतिरिक्त अन्य किस विषय का ज्ञान होना चाहिए? भाई जो अपर क्लास में क्या होता है, हर सब्जेक्ट का टीचर अलग होता है, तो लेकिन उस ज्ञान के अलावा बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे बीएड में आपके 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते होंगे ना, तो उसमें क्या होता है, उसके विषय के अलावा मनोविज्ञान का ज्ञान भी होना चाहिए। तो यहाँ पर 65 क्वेश्चन तक हम पहुँच पाए अभी। फिर चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा और हम जल्द ही आपको एक मैराथन, 3-4 दिन में एक मैराथन प्रोवाइड करेंगे हर पेपर की। तो अगर आपको मैराथन चाहिए, मतलब एक लंबी क्लास और ऑब्जेक्टिव टाइप में हो और तेज़ी से हम बढ़ेंगे उसमें, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक नहीं किया है तो। धन्यवाद।